NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। इंडियाज नंबर 1 स्टडी ऐप NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट फॉर स्टडी नोट्स और वीडियोस, ओल्ड पेपर विद आंसर की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर पूरा करंट अफेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें से देश जहान का करंट अफेयर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जो UGC नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पे फोकस करने की जरूरत है और वही हम करंट अफेयर करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी के बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करेंगे, COP25 और COP 2020 के बारे में बात करेंगे, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इनमें से काफी क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए और इन्हीं में से करंट अफेयर मोस्टली पूछा जाता है पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहे, पीछे हमने इस पे बनाई हुई है कि रिन्यूएबल एनर्जी में से किस तरह से आज तक क्वेश्चन पूछे गए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक डेटा जारी किया था। उसके अनुसार दोस्तों राजस्थान सौर ऊर्जा का सबसे पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है सौर ऊर्जा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र आता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। आगे हम बात करें दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2020 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 35.86% नवीकरणीय स्रोतों से है। दोस्तों ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। 31 मार्च 2020 को कैलकुलेशन हुई थी, उसके अनुसार जितनी भी बिजली बनाई जाती है उसमें 35.86% योगदान किसका है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान है। और आगे हम बात करें दोस्तों भारत ने 2030 तक इसका लक्ष्य कितना रखा है? दोस्तों 40% लक्ष्य रखा गया है। और आगे हम बात करें दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2030 तक सौर क्षमता का 8% होने की उम्मीद है। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली जरूरी है कि नई दिल्ली के अंदर अभी हुआ था सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन हुआ था इसी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर ये हुआ था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए भारत की जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें से किस किस का कितना योगदान है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो बिजली बनती है उसके अंदर अक्षय ऊर्जा का योगदान कितना है? दोस्तों 35% योगदान अक्षय ऊर्जा का है। उसके बाद में हम कोयले का जिक्र करें तो इसमें 55% योगदान है, परमाणु ऊर्जा का 2% है और अन्य स्रोतों का योगदान 8% है। दोस्तों बिजली प्रोडक्शन के मामले में ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर जो पेरिस समझौते के अंदर क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत ने 2030 तक अपने कुल बिजली उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है कि जो बिजली उत्पादित हो रही है उसका लक्ष्य ये है कि 40% उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है। आगे हम बात करें दोस्तों ये जैसे हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में यहाँ पे दे रखा है, दोनों की दोनों सेम बात है। दोस्तों जिस दोस्त को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। आगे दोस्तों हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों 2027 का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए 2027 के ब्लूप्रिंट के अनुसार भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 275 गीगावाट
बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य है। 72 गीगावाट पनबिजली से, 15 गीगावाट परमाणु ऊर्जा से और अन्य स्रोत से कितना लक्ष्य है, 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसके अंदर दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर कई बार वो 2027 के बारे में पूछ लेते हैं और कई बार वो 2030 के बारे में पूछ लेते हैं। तो अभी हम 2030 के बारे में भी बात करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट 2022 में ये लक्ष्य रखा गया है और इससे 40 गीगावाट बिजली प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का और जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़ाकर 18% तक पहुंच जाएगा, जो अभी कितना है 7.8% है दोस्तों। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना। अभी लक्ष्य कितना रखा गया है, 18% रखा गया है, लेकिन करंट में कितना है 7.8% है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अक्टूबर 2019 के अंदर क्या हुआ। भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक कितना है, 450 गीगावाट है। ये चीज ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, 2022 की बात करते हैं। ऊपर हम किसकी करके आए थे, 2027 की बात करके आए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2022 की बात करते हैं। 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके अंदर दोस्तों 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से है, 10 गीगावाट बायोमास से है और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज दोस्तों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 2022 का अलग है। 2022 का आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2027 का ब्लूप्रिंट यहां पे दिया हुआ है। ये दोनों अलग अलग है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप और चीजें भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें यहाँ पे करवा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं आपको बात करूँ, ये देखिए, ये हमारा 2022 का लक्ष्य था, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, वही लक्ष्य है यहाँ पे 2022 का। और ये आगे हम बात करें, ये सारी चीजें दोस्तों हमने पीछे कर ली है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, वैसे जो जैव विविधता सम्मेलन है वो आज तक बहुत सम्मेलन हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे ये 2019 का COP25 है। 25 का मतलब है दोस्तों अभी तक 25 सम्मेलन हमारे हो चुके हैं। उन 25 सम्मेलन के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, उनके बारे में भी हमने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अभी जो देखिए 2019 में और 2020 में जो COP हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए 2020 का जो लक्ष्य है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 2020 का जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। 2010 में जापान में CBD पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 193 देशों की सरकारें एक साथ हुई थी और उसके अंदर दोस्तों एक 20 सूत्रीय योजना को अपनाया गया था। अगले 10 वर्षों तक इसको लागू किया जाना था, ठीक है। और इसके अंदर क्या था दोस्तों, विश्व में 17% भूमि को संरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा 2020 तक हमारे महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए थे। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, ये है ना, ये हमारा पैराग्राफ है। ये चीज ध्यान रखना कि 2020 तक क्या लक्ष्य रखा गया था। इसके अंदर 17% भूमि को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना था और महासागरों के 10% क्षेत्र को समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के रूप में कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों COP25 की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ COP का मतलब क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला जाता है। और दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करना चाहे तो हमारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। COP
25 यानी कि अभी तक जितनी भी 25 सीओपी हुई है उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके लिए आप हमारी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों 2019 की बात करते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, जिसको यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म एक आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी के 25वें सत्र का आयोजन 2-13 दिसंबर 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों, COP25 कहाँ पे हुई थी? स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर हुई थी। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी उस पर हम बात करते। स्पेन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। और यह जलवायु वार्ता जलवायु परिवर्तन के एजेंडों में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। इसके अंदर कोई निर्णय नहीं निकला, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। ये मल्टीपल ऑप्शन के अंदर आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना आप। COP25 का प्राथमिक उद्देश्य 2015 के पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका रूल बुक के अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करना था, ठीक है। ये सभी चीजें आप ध्यान रखना दोस्तों। गौरतलब है कि पेरिस समझौता वर्ष 2020 में वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अंदर एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आई थी दोस्तों, वो ये उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य अब असंभव होने की कगार पर है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन अभी भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए पेरिस समझौते के अंदर क्या हुआ था कि जो तापमान है वो 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है, ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा, असंभव हो रहा है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बैठक में चिली मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज जारी किया गया था। ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि मैड्रिड टाइम ऑफ एक्शन दस्तावेज कब जारी किया गया था? कब किया गया था? 2019 के अंदर COP25 के अंदर जारी किया गया था। और देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं COP26 यानी कि 2020 की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण सब कुछ काम रुका हुआ है, तो इसी वजह से दोस्तों ये जो COP26 सम्मेलन होने वाला था ये नवंबर के अंदर होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको आगे स्थगित कर दिया गया है। और इसके अंदर दोस्तों ये कहाँ पे होने वाला था? ग्लासगो के अंदर होने वाला था दोस्तों, नवंबर के अंदर होने वाला था, लेकिन इसको अब क्या है आगे स्थगित कर दिया गया है। ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन की 2021 की नई तारीखों का ऐलान यूके द्वारा इटली के साथ साझेदारी में अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करके बताया जाएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। और इस सम्मेलन में 30,000 लोग शामिल होने की संभावनाएं हैं। तो अभी ये हुआ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों 2 फरवरी 2020 को मनाया गया था और वर्ष 1971 में इसी दिन आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है। क्या घोषणा की उसके बारे में बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन ने भारत से 10 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के रूप में घोषित किया है। 10 ऐसे और स्थानों को उन्होंने 2020 के अंदर आर्द्र भूमियों के लिए घोषित किया है, जिसके बाद देश में रामसर स्थानों की कुल संख्या कितनी होगी? 37 हो गई है। ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर वेटलैंड टोटल कितने हैं, तो कितने हैं दोस्तों? 37 अब हो गए हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें से लगभग क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। नेचुरल डिजास्टर दोस्तों ये वैसे तो देखिए कभी का भी पूछ सकते हैं, पूरे इतिहास में कभी का भी पूछ सकते हैं, 2004 का 5 का कभी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेटेस्ट बात करते हैं। और दोस्तों वैसे हमने इसके अंदर आज तक
विश्व में पूरे इतिहास में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर हुए उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियो देखना चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 2018 के अंदर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर आए थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी इंडोनेशिया के अंदर, इसके अंदर 2783 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया के अंदर फिर से अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर 468 लोगों की मौत हुई थी। इंडोनेशिया में फिर से सुनामी आई थी जिसके अंदर 430 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद में जैसे जापान फ्लड आया था, और फिर इंडिया के अंदर फ्लड आया था, और पाकिस्तान के अंदर हीट वेव आई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हटके है, और ये 2018 के अंदर आई थी हीट वेव। हीट वेव का मतलब है जिसे हम आम भाषा में लू कहते हैं, गर्मी के अंदर तेज हवाएं चलने लगती है ना, तो वो आई थी पाकिस्तान के अंदर। इसके कारण 180 लोगों की मौत हुई थी। और आगे जैसे अर्थक्वेक तो दोस्तों लगभग आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। और आगे हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर इन 2019 के अंदर। 2019 के अंदर क्या क्या हुए थे। मार्च 2019 के अंदर टाइफून आया था ये, और इसके अंदर 900 लोग मर गए थे अफ्रीका के अंदर दोस्तों। और उसके बाद में जापान के अंदर हीट वेव आई थी और इसके अंदर 160 लोग मर गए थे। और फिर उसके अंदर जून 2019 के अंदर 90 डेड फ्रॉम हीट वेव इन इंडिया के अंदर भी मौत हुई है लू लगने से 90 लोगों की। और एट लीस्ट 86 डेड इन जापान फ्रॉम टाइफून से इतने 86 लोगों की मौत हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टाइफून से एक बार फिर से यहाँ पे चाइना के अंदर 172 लोगों की मौत हुई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर 2020 के बारे में बात करते हैं। 2020 में तो दोस्तों वैसे ही पूरा साल ही खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मुख्य बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस फायर हुआ था दोस्तों, जंगल के अंदर आग लग गई थी, इसके अंदर 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों देवास्टिंग फ्लड इन इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के अंदर 2020 के अंदर फ्लड आया था और इसके अंदर 66 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों डियर डेड कोरोना वायरस, द डियर डेड कोरोना वायरस। ये देखिए कोरोना वायरस जो है अभी जो चल रहा है उसी की बात चल रही है। ये आया था दोस्तों चाइना के अंदर 11 जनवरी को इसको रिकॉर्ड किया गया था ऑफिशियली। और इसके अंदर दोस्तों ये मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, इसको पेंडेमिक महामारी के रूप में इसको घोषित कर दिया था। ये दो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कब डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियली। और दोस्तों इसमें लगातार मौतें हो रही है और इसका कोई आंकड़ा अभी तक रुक नहीं रहा है, तो इसके बारे में हम फाइनली नहीं कह सकते कि इतनी मौत हुई है, ये हुई है। फाइनल रिपोर्ट इसके ऊपर जारी नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लोकस्ट स्वर्व इन ईस्ट अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ इंडिया एंड एशिया। इसका मतलब है दोस्तों सिंपल सा टिड्डी दल के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। और ये दोस्तों इंडिया के अंदर 5 स्टेट के अंदर आया है अभी, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आया है। और इसके अंदर काफी वीडियोस वगैरह आप देख चुके हैं। साइक्लोन इम्फॉल इन इंडिया, इम्फॉल आया था साइक्लोन इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। फ्लड इन असम, इंडिया के अंदर फ्लड आता ही रहता है असम के अंदर। इसके अंदर दोस्तों 30,000 लोग इफेक्टेड हुए थे और करीब 33 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हुए थे। और कोविड-19 के बारे में दोस्तों हम अभी बात करके आए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से। और यही दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली करंट अफेयर में से। और ऐसे तो दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूँ, ऐसे अगर हम देखें तो करंट अफेयर बहुत है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट के हिसाब से हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। और अगर फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिजी नेट ऐप ओवर 10 यूनिट स्टडी नोट्स प्लस वीडियोस प्लस लाइव मॉक टेस्ट 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विद आंसर की। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर और लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।